सक्सेस की तरह एनर्जी भी कभी खत्म नहीं होती, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलती है। इसी प्रिंसिपल को समझने के लिए स्वागत है आपका थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर पे। तो चलिए हम सबसे पहले इस पे आगे बढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स को समझते हैं। थर्मो का मतलब हीट एंड डायनेमिक्स का मतलब मोशन एंड मूवमेंट्स या चेंज से होता है। इसलिए इसे पढ़ने के लिए सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स वो ब्रांच है या साइंस की वह ब्रांच है जो हीट, वर्क और एनर्जी के बीच में संबंध और उनके ट्रांसफर को स्टडी करती है। एंड इसमें इसलिए थर्मोडायनेमिक्स इक्वल टू हीट और एनर्जी के ट्रांसफर और उनके इफेक्ट्स का स्टडी कहलाता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें समझते हैं। ये हमारा एक सराउंडिंग होता है। सराउंडिंग क्या करता है कि हमारा जो जिसपे एक सिस्टम होता है, सराउंडिंग होता है और एक बाउंड्री होती है। सिस्टम एंड सराउंडिंग मिलके हमारा एक यूनिवर्स का निर्माण करता है। एंड द फंडामेंटल प्रोसेस होते हैं किसी भी इंटरनल एनर्जी के अंदर, एंड वो हीट इन होती है, इंटरनल एनर्जी यहाँ से प्रोड्यूस होती है, वर्क आउटपुट में हमारा कुछ वेस्ट जाता है। एंड थर्मल इक्विलिब्रियम में हम समझते हैं हीट फ्लोस अंटिल थर्मल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। इसके बाद लो एंट्रोपी एंड हाई एंट्रोपी, हॉट रिजर्वायर इंजन के साइकिल से निकलता है एंड कोल्ड रिजर्वायर तक पहुंचता है एंड वर्क इनपुट में मिलता है। रूम टेम्परेचर एंड जीरो केल्विन, एज टेम्परेचर अप्रोच एब्सोल्यूट जीरो केल्विन एंट्रोपी अप्रोच अ मिनिमम वैल्यू जीरो फॉर अ परफेक्ट क्रिस्टल। एक परफेक्ट क्रिस्टल के लिए जो हमारी एंट्रोपी जो होगी वो बिल्कुल मिनिमम होगी। एंड इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे समझते हैं जो कि हमारा सबसे पहले लॉ आता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या होता है? इसे हम ऊष्मीय संतुलन और तापमान का सिद्धांत भी कहते हैं। इस पे क्या होता है कि यदि हमारी कोई दो ऑब्जेक्ट या दो बॉडी, ऑब्जेक्ट वार्म ए एंड ऑब्जेक्ट वार्म रूम टेम्परेचर बी, एंड हमारी ये कोल्ड ऑब्जेक्ट है जो कि सी है, इस पे क्या होता है, हम संबंध स्थापित करते हैं कि जो हमारा टीए है, टेम्परेचर जो ए का है वो इक्वल है टीबी के टेम्परेचर के, एंड जो हमारा टेम्परेचर बी का है वो इक्वल है टेम्परेचर सी के। एंड इसमें हम फिर बोल सकते हैं कि टेम्परेचर ए इक्वल टू टेम्परेचर सी, और इसी प्रकार ये हमारा जीरोथ लॉ इस पे वर्किंग करता है और ये द इंटरफेरेंस होता है उसमें संतुलन स्थापित करता है। कोई ऊष्मा प्रवाह नहीं होता है। निरपेक्ष तापमान पैमाना ए से सी के बीच केल्विन स्केल, ये नियर टेम्परेचर के मेजरमेंट का बेस होता है। यदि दो सिस्टम ए एंड बी तीसरी सिस्टम सी के साथ अलग अलग ऊष्मीय संतुलन में है तो वे आपस में भी संतुलन में होंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हमारी कोई दो ऑब्जेक्ट, कोई ए है और बी है और वो सी के कांटेक्ट में ए है एंड सी के कांटेक्ट में बी है, तो हमारा ए एंड सी भी आपस में क्या होंगे, संतुलन के अवस्था पे होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में समझते हैं। इसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं एंड ये हमारा ऊर्जा एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है। इसमें क्या होता है कि एनर्जी को हम ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमारे फार्मूला जो इसमें निकलता है डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, यानी जो हमारा सिस्टम को दी गई जो ऊष्मा होती है वो आंतरिक ऊर्जा यानी इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन और प्लस हमारा सिस्टम के द्वारा किए गए कार्य में जो है ये मिलता है। एंड ऊर्जा संरक्षण एनर्जी कंजर्वेशन, दी गई ऊष्मा ये गैस है एंड सिस्टम एंड ऊष्मा दी गई Q इक्वल टू 100 जूल, गैस के अणु यहाँ पे ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट होते हैं। आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि डेल यू, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है और टेम्परेचर बढ़ता है, यानी इसके अंदर जैसे ही हमने ये 100 जूल की हीट इसको प्रोवाइड की तो इसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा और इनके जो मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच में क्या होगा कि हमारा जो मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा कि हमारा गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। एंड डेल यू इक्वल टू 60 जूल एंड वर्क डन हमारा क्या होगा, वर्क क्या होगा इस पे कि जो हमारा गैस पिस्टन को
ऊपर ढकेलती है, यानी ये जो गैस होती है और ये प्रेशर लगाती है एंड ये इसको क्या करती है, बाहर की ओर ऊपर की ओर धक्का देती है, और ये हमारा गैस टेम्परेचर या डायलमीटर डायल गेज होता है एक प्रकार का, और इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन होता है 60 जूल का। एंड इसके बाद क्या होता है, डेल डब्ल्यू इक्वल टू 40 जूल, डेल यू इंटरनल एनर्जी 60 जूल, एंड जो हमारा वर्क डन में होता है 40 जूल का डिफरेंस किया जाता है, और एफ किया गया वर्क जो होता है डीएक्स। चलिए अब हमने प्रथम एनर्जी का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने समझ लिया है। अब हम आगे चलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे दो स्टेटमेंट मिलते हैं, एक क्लॉसियस के स्टेटमेंट मिलता है एंड हमारा केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट मिलता है। यानी जो हमारा क्लॉसियस स्टेटमेंट होता है उसमें क्या होता है कि कभी भी जो एनर्जी का फ्लो होगा या जो भी हीट का फ्लो होगा वो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, यानी कहने का मतलब ये है कि जो हाई जो इसमें हम कह सकते हैं कि जो हमारा हॉट बॉडी होगा एंड लो बॉडी कोल्ड बॉडी होगा, इस पे क्या होगा कि ऊष्मा कभी भी स्वयं ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर फ्लो नहीं हो सकती। यानी कभी भी क्या होगा कि जो हमारा जिस पे टेम्परेचर कम होगा और जिसका टेम्परेचर हाई होगा, तो जो एनर्जी होती है वो हमेशा प्रोड्यूस किस तरह होती है कि लो एनर्जी टू हाई एनर्जी की ओर। यानी जो हाई एनर्जी रहती है वो लो एनर्जी, ठंडियों में हमें ठंडी इसी कारण से लगती है कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली कम होता है, जिसकी वजह से हमें ठंडी लगती है। क्या होता है कि जो हाई एनर्जी ग्रेड होती है वो लो एनर्जी की ग्रेड की तरफ ट्रांसफर होती है एंड कभी भी जो हमारे लो बॉडी से हाई बॉडी की ओर एनर्जी का ट्रांसमिट नहीं होता है। एंड इसके लिए हम पढ़ते हैं जैसे एनर्जी सोर्स है W एंड हीट पंप एंड एनर्जी सोर्स, एंट्रोपी का सारांश दिया हुआ है। एंड उससे पहले हम समझते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कि हम कभी भी कोई भी ऐसा इंजन नहीं बना सकते जिसकी एफिशिएंसी क्या होती है 100% हो। यानी 100% एफिशिएंसी वाला इंजन बनाना इम्पॉसिबल है एंड हम एक साइकिल को कार्नोट इंजन को 100% एफिशिएंसी मानते हैं, जो कि एक आइडियल होता है। इस पे क्या होता है कि हम हीट रिजर्वायर T1 है Q1 एंड इसको हीट जो है रिक्वायरमेंट दी गई, तो ये हमारा कुछ परसेंट जो है यूजफुल वर्क में होगा एंड कुछ जो हमारी नष्ट ऊर्जा में जो है ये चली जाएगी। यानी जितना हमें वर्क डन चाहिए Q1 से वो हमें उतना प्राप्त नहीं होता, वो हमारा पूरा का पूरा जो हमारा जो भी इसे इनपुट दिया गया वो पूरा पूरा आउटपुट में नहीं चेंज होता, बल्कि कुछ वेस्टेड में चला जाता है। इसलिए हम आगे चलते हैं एंड ये हमारा जो है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम था। एंड इसके बाद हमारा आता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें क्या होता है कि परम शून्य तापमान पर जो हमारा एंट्रोपी की वैल्यू रहती है वो जीरो रहती है। यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर हमारी जो एंट्रोपी रहती है वो जीरो रहती है। यानी जैसे जैसे किसी पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित क्रिस्टल का तापमान 0 केल्विन की ओर बढ़ता है उसकी एंट्रोपी भी शून्य की ओर बढ़ती है। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर उसका जो है 0 केल्विन की ओर आएगा वैसे वैसे उसकी टेम्परेचर वैल्यू क्या होगी, एंट्रोपी वैल्यू शून्य होगी। एंड आगे चलते हैं, ये हमारा हाई टेम्परेचर पे एंड लो टेम्परेचर एंड 0 केल्विन के अराउंड टेम्परेचर के साथ एंट्रोपी में कमी होती है। ये हमारा ST कर्व है एंड ds इक्वल टू dq रिवर्सिबल अपॉन में t। एक एकल न्यूनतम ऊर्जा व्यवस्था एंड एंट्रोपी 0 पहुंचती है तब बरकरार। तो आपको कैसा लगा लेक्चर, ये आज के लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।